हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिकैम साइंस में। आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हों तो आप देखिएगा और फीडबैक दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा इंट्रोडक्शन है माई सेल्फ प्रेम, BSMS ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम मैंने आईसर मोहाली से 2017 में किया है विथ केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट। आज हम लोग पी ब्लॉक को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो है पी ब्लॉक की सीरीज में। आज हम लोग बात करेंगे बोरॉन फैमिली के हार्डनेस के बारे में। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि बैलगाड़ी इन ट्रॉली, तो ये याद करने की ट्रिक है जो मैंने बताई थी। बाकी आप लोग अपनी भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं बोरॉन, जैसे बोरॉन है वो नॉन मेटल है और बाकी जो है इसमें वो मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें हार्डनेस की, तो अगर देखा जाता है कि जो बोरॉन आता है वो हार्डेस्ट है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे हाईएस्ट होता है बोरॉन के केस में। बाकी नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं ये सॉफ्ट एलिमेंट में काउंट होते हैं, सॉफ्ट एलिमेंट में काउंट होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कंडक्टिविटी की, अब हमें पता है कि जो मेटल होती हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम जाने पे। टॉप टू जब बॉटम हम लोग जाते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। अगर इसमें हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं गैलियम के बारे में, तो गैलियम के बारे में आप जान लीजिए, इस पर कई क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनते हैं। गैलियम जो है वो लिक्विड होता है ड्यूरिंग समर, तो समर के टाइम पे इतना टेम्परेचर ही सफिशिएंट गेन कर लेता है कि ये गैलियम लिक्विड फॉर्म में मिलता है, यानी कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि गैलियम जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि गैलियम ही एक ऐसा मेटल है और एलिमेंट है जो लो मेल्टिंग पॉइंट के साथ हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। यूजुअली कोरिलेशन देखा जाता है हाई मेल्टिंग पॉइंट में और हाई बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन गैलियम के केस में ऐसा नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। बाकी हम लोग देख चुके हैं कि बोरॉन के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज़ काफ़ी हाई होती हैं। नेट वैल्यू फॉर डेल्टा H इज़ वेरी हाई। दैट्स वाई बोरॉन जो है वो कैटायनिक फॉर्म में नहीं मिलता। कैटायनिक फॉर्म इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम लोग बात करते हैं डेल्टा H वैल्यू के लिए एल्युमिनियम, गैलियम और बात करते हैं आगे हम लोग इंडियम एंड Tl की, तो इनके केस में रिलेटिवली लो होती है। लो होने की वजह से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एल्युमिनियम +3 में पाया जाता है, गैलियम भी +3 में पाया जाता है और बाकी नीचे जाने पे +1 स्टेट मोर फेवरेबल है, ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फेवरेबल है +1 टॉप टू बॉटम जाने पे। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एल्युमिनियम मोस्ट स्टेबल इन द +3 बट जो Tl है वो स्टेबल है इन द +1। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। अगर हम लोग बात करते हैं गैलियम, इंडियम और Tl की, तो ये +1 और +3 ऑक्सीजन स्टेट दोनों ही शो करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग देखना चाहें स्टेबिलिटी को, तो +3 की स्टेबिलिटी जो है राइट टू लेफ़्ट जाने पे बढ़ती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं +1 की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन स्टेट की, तो वो राइट टू लेफ़्ट जाने पे, लेफ़्ट टू
राइट जाने पे बढ़ती है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोगों को समझनी है। अगर हम लोग बात करते हैं बोरॉन की, तो बोरॉन के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। 6 इलेक्ट्रॉन ये बियर करता है आउटर मोस्ट में जब बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है किसी मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो BF3, तो BF3 के केस में इसके बोरॉन के अराउंड में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसीलिए ये बोरॉन जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, BF3 के केस में हाईली अनस्टेबल होता है। इसलिए अगर हम लोग बात करते हैं अमोनिया, जैसे अमोनिया गैस है, एक मॉलिक्यूल है, उसकी अगर हम लोग रिएक्शन BF3 से कराते हैं तो हमें एडक्ट फॉर्मेशन मिल जाता है। तो क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बोरॉन के p ऑर्बिटल में चला जाता है कोऑर्डिनेशन के रूप में। इस तरह से बोरॉन अपनी 4 CN नंबर को पूरा करता है। जैसा कि हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये मैक्सिमम 4 CN नंबर शो करता है बोरॉन। तो इसी तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, तो इस तरह से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन अभी कंप्लीटेड है, ये क्वाइट स्टेबल है। इस फॉर्म को कहते हैं हम लोग एडक्ट फॉर्मेशन। दिस टाइप ऑफ स्पीसीज नोन एज द एडक्ट फॉर्मेशन। अगर हम लोग बात करते हैं बोरॉन फैमिली के अदर एलिमेंट की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन से, तो जैसे मान लीजिए कि ये फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो ये BF3 बनाता है। वैसे ही एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो AlF3 बनाएगा। वैसे ही गैलियम के साथ में GaF3 बनाता है। वैसे ही इंडियम के साथ में इंडियम F3 बनाएगा। वैसे ही Tl के साथ में TlF3 बनाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके केस में हम लोग देखते हैं कि Tl जो है वो +1 स्टेट फेवरेबल है मीन्स स्टेबल है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है Tl के केस में। टॉप टू बॉटम जाने पे +1 स्टेबल होती है, बॉटम टू टॉप जाने पे +3 स्टेबल होती है। तो इस तरह से हम लोग इनकी स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन को लेके, तो AlCl3 टाइप का मॉलिक्यूल बनता है जो अल्टीमेटली बाद में डाइमर में चला जाता है, Al2Cl6 के रूप में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन है 13 का मतलब है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेगा तो ये आपस में एक कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर 6 तक जा सकता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था मैक्सिमम CN नंबर फॉर एल्युमिनियम इज 6। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। इस तरह से इसका मतलब है कि अगर AlCl3 को स्टेबिलिटी चाहिए तो इसकी मजबूरी है कि ये डाइमर बनाएगा, Al2Cl6 टाइप का कंपाउंड बनाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग देख लीजिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर ये फॉर्मेशन करता है, जिसमें एक क्लोरीन जो है, एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के एल्युमिनियम को कोऑर्डिनेशन में देता है। और इसको अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल मान लें, इसको हम लोग सेकंड मान लें, तो इसका क्लोरीन का लोन पेयर सेकंड वाले एल्युमिनियम के एम्प्टी d ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इस तरह से इसका CN नंबर 4 और इसका CN नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है और एल्युमिनियम के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं। इस तरह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एल्युमिनियम गेन करता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। एक बार आप लोग फिर देख लीजिएगा कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन में, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि Al2Cl6 मॉलिक्यूल में हाउ मैनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आंसर होगा इसका 2। अगर बात करते हैं AlCl3 हाउ मैनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे बॉन्ड इसमें होंगे 1। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है।
तो इस चीज़ को आप लोग अगर समझ गए तो इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर Al2Cl6 की रिएक्शन हम लोग कराते हैं वाटर के साथ में, तो ये जो सबसे पहली बात हम लोग बता दें, टॉप एलिमेंट में आते हैं नॉन मेटल में यूजली एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ में जो बनाता है कंपाउंड्स वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड क्यों होते हैं ये बात भी आप जान लीजिए, क्योंकि एल्युमिनियम भी किस में आता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल है एंड हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं एल्युमिनियम और क्लोरीन, तो इसीलिए ये कोवेलेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो जब वाटर की रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है AlOH का होल 4 1 निगेटिव, इस तरह से मिलता है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। चूँकि AlCl बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जब वाटर के साथ में बॉन्ड होगा तो हाइड्रोलिसिस होता है, तो AlOH बॉन्ड बनता है। तो फाइनली इन बिटवीन जो कंपाउंड बनता है वो है AlOH का होल थ्राइस, इस तरह से। लेकिन चूंकि इसके अराउंड में ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, 3.5 समथिंग इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की। तो इस तरह से एल्युमिनियम के अराउंड में 3 ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, और एल्युमिनियम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने के कारण ये Cn नंबर 3 से Cn नंबर 4 में चला जाता है। Cn नंबर 4 में जाने की वजह से एक OH निगेटिव एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में AlOH के साथ में चला जाता है। तो इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होकर कंपाउंड बनता है AlOH का होल 4 1 निगेटिव। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें, आप इस चीज़ को समझिएगा। इस चीज़ को आप लोग डिटेल से देख लीजिएगा कि जब Al2Cl6 की जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो AlOH का होल 4 1 निगेटिव बनता है। आप इस चीज़ को समझिए। क्यों बनता है उसका कारण है, क्योंकि बीच में AlOH का होल थ्राइस बनता है, जो मीडियम में OH निगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस। तो वो जो OH निगेटिव है वो इसको डोनेट कर देता है और Cn नंबर 4 हो जाता है। Cn नंबर 4 होने से एल्युमिनियम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये तो बात हो गई एल्युमिनियम के केस में। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं बोरॉन की, तो बोरॉन के केस में भी अगर जैसे बात करते हैं BCl3 की, BCl3 की अगर हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद में BOH का होल 4 1 निगेटिव फॉर्मेशन होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर यहीं पे हम लोग समझ सकते हैं कि एक तो हमारे पास एल्युमिनियम के पास ये ऑप्शन था कि Cn नंबर 4 कर ले, लेकिन एल्युमिनियम Al2Cl6 में वाटर के साथ रिएक्शन करने पर एसिडिक मीडियम क्या करता है, हाइड्रोलिसिस को फास्ट कर देता है। हाइड्रोलिसिस को फास्ट करने से जो Al और OH का होल थ्राइस है वो आपस में डाइमराइज होकर 6 कोऑर्डिनेशन शो करता है, AlH2O का होल 6 3+, इस तरह से। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 में चला गया ये, और इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3d2। तो इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। तो एल्युमिनियम 6 कोऑर्डिनेशन में चला जाता है। इस तरह से अगर हम लोग बात करें, इस तरह से 6 कोऑर्डिनेशन चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं, और एल्युमिनियम +3 में होता है पहले से। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और बाकी 13 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, तो 10 पहले। तो इस तरह से ये जो स्टेबिलिटी गेन करता है ज्योमेट्री वाइज ये स्टेबिलिटी गेन करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एल्युमिनियम की केसरी। अब एक चीज़ और समझिएगा, NCERT बेस में आपको कुछ डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। जैसे एल्युमिनियम है और Tl है, तो प्रश्न आता है कि क्वेश्चन यूजली पूछा जाता है कि AlOH का होल थ्राइस स्टेबल है, मतलब बनता है, लेकिन TlOH का होल थ्राइस स्टेबल नहीं है, बनता नहीं है।
तो उसका कारण क्या है? इसका आंसर है कि जो AlOH का होल थ्राइज उसमें एल्यूमिनियम +3 में है, बल्कि Tl अगर +3 में जाएगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं E0 वैल्यू की, तो E0 वैल्यू एल्यूमिनियम के केस में आती है -1.66। इस चीज़ को समझिए। तो जब भी E0 की वैल्यू निगेटिव में होगी, इसका मतलब है कि वो रिड्यूसिंग टेंडेंसी शो करेगा। रिड्यूसिंग टेंडेंसी शो करने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए ये Al+3 और 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है और ये स्टेबल हो जाता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें E0 वैल्यू फॉर Tl के केस में, तो वहाँ पे +1.26 वोल्ट आती है। इसका मतलब है कि ये रिड्यूसिंग नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, इसलिए Tl जो है +1 प्रेफर करता है और TlOH का होल थ्राइज नहीं बनता। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। अभी हम लोग कुछ रिएक्शंस को देखेंगे बोरॉन के केस में। बोरॉन के केस में अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग बोरॉन के क्रिस्टल लेते हैं, अगर हम लोग बोरॉन के क्रिस्टल लेते हैं और उसको हम लोग एयर में रख देते हैं, तो एयर में क्या होता है? एयर में ऑक्सीजन होता है और क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस होती है, तो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कोई भी रिएक्शन बोरॉन नहीं देता एयर में। अगर नाइट्रोजन से बात करते हैं तो भी बोरॉन का क्रिस्टल फॉर्म में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो क्रिस्टल जो है बोरॉन को स्टेबिलिटी देते हैं। क्रिस्टल फॉर्म में एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है जो इसको स्टेबिलिटी देती है, दैट्स वाई इसकी रिएक्शंस O2 और N2 के साथ में नहीं देखी जाती। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम के क्रिस्टल की बात करते हैं, तो वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। एयर से अगर, तो एयर में अगर N2 है, मतलब नाइट्रोजन गैस भी है, तो भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन। तो लेकिन सोचा जाता है कि चूंकि एल्युमिनियम मेटल है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करना चाहिए, तो इसलिए इसका रीजन दिया जाता है। रीजन क्या है? रीजन है इसका ड्यू टू थिन लेयर फॉर्मेशन। तो एल्युमिनियम के केस में क्रिस्टल पर एक थिन लेयर बन जाती है एल्युमिनियम के ऑक्साइड की, जिसकी वजह से वो एयर और नाइट्रोजन गैस से, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बोरॉन एमॉर्फस की, एमॉर्फस को अगर हम लोग ले लेते हैं, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म को अगर हम लोग लेते हैं और रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से, तो हमें B2O3 सॉलिड मिलता है। बोरिक एनहाइड्राइड सॉलिड फॉर्म में हमको मिल जाता है। अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं N2 गैस से, नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करते हैं, तो हमें Bn सॉलिड मिलता है, बोरॉन नाइट्राइड करके मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम एमॉर्फस की, अगर हम लोग एल्यूमिनियम की एमॉर्फस फॉर्म को लेते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, तो कंपाउंड मिलता है Al2O3 और नाइट्रोजन से रिएक्ट कराने पे मिलता है AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये दोनों ही सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि क्यों बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन से एमॉर्फस फॉर्म में रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एमॉर्फस फॉर्म में जो स्टेबिलिटी नहीं रहती, क्रिस्टल फॉर्म में एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होने की वजह से उसमें स्टेबिलिटी पाई जाती है। हाई टेम्परेचर वो बियर कर सकते हैं क्रिस्टल्स, लेकिन जो एमॉर्फस फॉर्म है वो पाउडर्ड फॉर्म होती है। हम कह सकते हैं एक तरीके से पाउडर्ड फॉर्म। पाउडर्ड फॉर्म अगर लेंगे तो इसमें एल्यूमिनियम और बोरॉन की रिएक्शंस देखी जाती हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड की, इसको कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। तो B2O3 की अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में पानी में घोलने की कोशिश अगर हम लोग करेंगे, वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में, तो H3BO3 बनता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं B2O3 को अगर हम लोग Fe2O3 से रिएक्ट कराते हैं, तो Fe2B2O3 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है
H2BO3, इस तरह से फॉर्मेशन इसका होता है। अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि B2O3 क्या है, एसिड फॉर्म में, और Fe2O3 क्या है, मेटल का ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो जब भी इनका रिएक्शन कराएंगे हम लोग किसी मीडियम में डिजॉल्व करके, तो ये कन्वर्ट हो जाता है FeOH का होल थ्राइज में, और B2O3 कन्वर्ट हो जाता है H3BO3 में, एसिड में। तो इस तरह से, और फाइनली जो रिएक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोगों को मिलता है Fe2B2O3। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इस रिएक्शन को भी आप लोग देख लीजिए, कभी भी पूछ ली जा सकती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो Al2O3 है और Ga2O3 है, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। एम्फोटेरिक मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर देते हैं। एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, और बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम लोग नीचे जाते हैं ऑक्साइड्स में, इसी बोरॉन फैमिली के ऑक्साइड की बात करें, और इंडियम के ऑक्साइड की बात करें, और Tl के ऑक्साइड की बात करें, तो ये जो है बेसिक होते हैं नेचर में। बेसिक क्यों होते हैं? ड्यू टू मेटालिक कैरेक्टर। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि जब इनको पानी में या एक्वस मीडियम में डिजॉल्व किया जाता है तो ये बेस देते हैं, बेस देते हैं। इस चीज़ को समझिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि मेटल क्या होता है, जो मेटल M है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। तो ये चला जाता है, मान लीजिए M+2 में चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और ये रिलीज होगा। तो इस तरह से OH निगेटिव बनता है। तो OH निगेटिव जो है इस मेटल को सपोर्ट करता है। इस तरह से मान लीजिए अगर ये +3 है तो ये बन जाता है OH का होल थ्राइज। तो ये क्या है? बेसिक है, बेसिक है। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल है FeOH का होल थ्राइज। तो इसीलिए मेटल के ऑक्साइड बेसिक फॉर्मेशन में आते हैं। तो इसलिए जो बोरॉन फैमिली के लास्ट में इंडियम का ऑक्साइड और Tl का ऑक्साइड है, ये दोनों ही ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। इस चीज़ को समझिए। अब आप रिएक्शन देखिएगा, एल्यूमिनियम रिएक्शन विथ डाइल्यूट HCl। तो अगर हम लोग एल्यूमिनियम सॉलिड को लेते हैं और डाइल्यूट HCl लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है Al+3 एक्वस। तो एक्वस मीडियम में एल्यूमिनियम +3 फॉर्म में चला जाता है और Cl निगेटिव रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये क्या था? एसिड। और ये क्या, इसने किस तरह से बिहेव किया? बेस। इस तरह से रिएक्ट किया और इसने एल्यूमिनियम +3 में चला गया, यानी कि रिड्यूसिंग टेंडेंसी शो हुआ, रिड्यूसिंग टेंडेंसी शो हुआ और 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जो हाइड्रोजन ने लेके हाइड्रोजन गैस निकाल दी। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम लोग एक केमिकल रिएक्शन है जो यूजली पूछी जाती है इनऑर्गेनिक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो है Al2O3 2H2O। अगर इसको हम लोग लेते हैं और कार्बन से रिएक्ट कराते हैं नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में, तो हमें फाइनल कंपाउंड क्या मिलेगा? तो फाइनल प्रोडक्ट होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, AlN। सीट लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, स्टेबिलिटी गेन करता है। तो इस तरह से ये कंपाउंड यहाँ पे हमें ऑब्जर्व किया जाता है। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें कि एल्यूमिनियम मेटल को एल्यूमिनियम रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड HNO3, तो Al रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड HNO3 अगर हम लोग बात करते हैं तो बड़े आश्चर्य की बात है कि डाइल्यूट HCl में तो ये रिएक्शन देके Al+3 बना रहा है, लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में ये रिएक्शन नहीं देता। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एल्यूमिनियम
जो है कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देता। और इसका जो प्रिडिक्शन, सबसे पहले साइंस में आप समझिएगा, साइंस में पहले प्रिडिक्शन लगाया जाता है, ऑब्जर्वेशन देखा जाता है, फिर उसके बारे में लॉजिकल रीजनिंग लगाई जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन नहीं दिया, इवन डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब है कि एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, जिसकी वजह से ये कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन नहीं देता। अगर हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम की बेस के साथ में, NaOH के साथ में रिएक्ट अगर हम लोग कराते हैं तो हमें कंपाउंड मिल जाता है, ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। तो अगर ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा तो ये एसिड किस तरह का, मोनोबेसिक एसिड है। ये मोनोबेसिक मतलब ये प्रोटॉन रिलीज नहीं करता, लेकिन एक ये OH नेगेटिव को ले सकता है अपने अंदर। तो इसीलिए ये कहलाता, इसीलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। अगर ये बात करते हैं ये बेस की, ये एसिड की, तो कंबाइन करके ये बनाता है AlOH का होल 4, एक नेगेटिव, और इसको सोडियम सपोर्ट करता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से CN नंबर 4 में चला जाता है, जबकि एसिड के केस में ये CN नंबर 6 में जाता है और स्टेबिलिटी ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बेसिक मीडियम में एल्युमिनियम जो है CN नंबर 4 शो करता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कि बोरॉन फैमिली का कोई मेटल है और अगर हम लोग हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो वो MX3 टाइप का कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जैसे एल्युमिनियम है AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, ये सारे किस प्रकार का नेचर है इनका, कोवैलेंट नेचर है। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये कोवैलेंट क्यों होते हैं, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल कंबाइंड कर रहे हैं तो वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करते, शिफ्ट नहीं करते, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए कोवैलेंट नेचर में पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं Al2Cl6 का वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे, तो AlOH का होल थ्राइस सबसे पहले बनता है, इस चीज़ को समझिएगा। और इसमें क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो AlOH का होल थ्राइस बनता है उसके बाद में वाइट फ्यूम देखी जाती हैं। तो ये वाइट फ्यूम किस चीज़ की होती हैं, तो ये HCl की होती हैं। HCl गैस की ये वाइट फ्यूम है। HCl गैस वाइट फ्यूम के रूप में रिलीज होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि AlOH का होल 3 बन चुका है। तो ये टेस्ट के रूप में भी काम आता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इस चीज़ को समझिएगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं BCl3 की, अगर हम लोग उसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो BOH का होल थ्राइस बनता है, इसको हम लोग कहते हैं बोरिक एसिड। बहुत ही फेमस है ये बोरिक एसिड, और इसमें भी HCl रिलीज होता है। इसी तरह से अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो इसकी आप रिएक्शन देखिएगा कि अगर Al2Cl6 की अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, एल्युमिनियम OH का होल 4 या तो CN नंबर 4 में चला जाए या फिर ऑक्टाहेड्रल CN नंबर 6 में चला जाए। ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन में जाएगा तो H2O का होल 6 +3 यानी कि +3 स्टेट में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। तो ये नेचर है जो ये दिखाता है एल्युमिनियम के एम्फोटेरिक नेचर को। अगर हम लोग बात करते हैं BF3 की, BF3 अगर अमोनिया से रिएक्ट करता है तो एडक्ट फॉर्मेशन करता है। एडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है वो बोरॉन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में डाल देता है, CN नंबर 4 बोरॉन का पूरा हो जाता है और टोटल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन इंक्लूडेड 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करता है, इसको कहते हैं हम लोग एडक्ट फॉर्मेशन, इसको कहते हैं एडक्ट फॉर्मेशन। इस चीज़ को समझिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ बोरेक्स के बारे में। बोरॉन का ये कंपाउंड है बोरेक्स। तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 10H2O। हमें बस यही याद रखना है कि कार्नाइट के केस में 8H2O होते हैं और बोरेक्स के केस में 10H2O होते हैं। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी कभी फांस देता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि बोरेक्स को अगर हम लोग लेते हैं Na2B4O7
10H2O। तो एक्चुअल में ये जो एग्जिस्ट करता है नेचर में वो इस फॉर्म में नहीं करता, उसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो होता है Na2B4O5 OH का होल 4 2 नेगेटिव 8H2O। इस तरह का फॉर्मेशन करता है। ये जो 2 नेगेटिव है उसको सपोर्ट करता है सोडियम और बैलेंस कर देता है। तो जो फाइनल मोइटी होती है वो B4O5 OH का होल 4 8H2O होती है। इस तरह से अगर इसको हम लोग पानी में घोलते हैं, अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर इसके ये वाटर मॉलिक्यूल बारी बारी से निकल जाते हैं और ये बनाता है Na2B4O5 OH का होल 4। तो इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे निकल जाते हैं। अगर हम लोग इसको और फर्दर वाटर से ट्रीट कराते हैं तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है 2 मॉलिक्यूल, और B4O5 OH का होल 4 2 नेगेटिव अलग हो जाता है, यानी कि आयनिक फॉर्म में कॉम्प्लेक्स टूट जाता है। ये कॉम्प्लेक्स मोइटी एक अलग हो जाती है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। अगर इसको हम लोग फर्दर हीट करते हैं तो इसमें वाटर रिलीज होता है। वाटर रिलीज होने के बाद में हमें कंपाउंड मिलता है Na2B4O7 इस तरह से। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि वाटर रिलीज होने के बाद में B4O7 Na2 मिला है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं Na प्लस B4O7 2 नेगेटिव इस तरह से। तो इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको फर्दर हीट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो कंपाउंड है वो B2O3 की फॉर्म में टूट जाता है। तो ये क्या है, बोरिक एनहाइड्राइड। यह है बोरिक एनहाइड्राइड। तो जो अपना B4O7 2 नेगेटिव है वो B2O3 के रूप में टूट जाता है और उसके बाद में इसको सपोर्ट करता है BO2 नेगेटिव को सोडियम। तो NaBO2 भी बनता है, जिसको नाम हम लोग देते हैं सोडियम मेटाबोरेट। इस चीज़ को समझिएगा। तो इसको सोडियम मेटाबोरेट कहते हैं और इसको B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया, बोरेक्स को लिया, बोरेक्स को हम लोगों ने हीट किया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। फिर फर्दर हम लोग बोरेक्स मॉलिक्यूल को हीट करते हैं जो मोइटी है, तो Na2B4O7 बनता है। उसको फिर हम लोग हीट करते हैं तो B2O3 बनता है, बोरिक एनहाइड्राइड बनता है, सोडियम मेटाबोरेट बनता है। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से सोडियम मेटाबोरेट बोरिक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होता है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो अपना बोरेक्स है उसका कलर क्या होता है। कलर होता है उसका वाइट। ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि बोरेक्स किस कलर का होता है, तो वाइट कलर का होता है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि एक बहुत फेमस NCERT में दिया है बोरेक्स बीड टेस्ट। ये क्या होता है, तो बोरेक्स बीड टेस्ट के लिए जैसे हम लोग अगर बोरेक्स लेते हैं Na2B4O7 10H2O को अगर हम लोग लेंगे, ये कलर में वाइट होता है। और अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ में तो फाइनली और हम लोग हीट करते हैं तो हम लोग फाइनली देख सकते हैं कि ये हमें फाइनली क्या देगा, ये हमें देगा B2O3 और क्या देगा साथ में, और देगा हमें BO2 निगेटिव। तो BO2 निगेटिव को कोबाल्ट सपोर्ट करके फाइनल जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CO। ये +2 में है कोबाल्ट, तो +2 में है तो 2 BO2 सपोर्ट करेंगे, तो 2 BO2 होल ट्वाइज हो गया। तो इस तरह से ये क्या, इसका कोबाल्ट के +2 का कलर BO2 के साथ में आता है ब्लू कलर का। इसको ब्लू बीड कहते हैं, इसको ब्लू बीड कहते हैं। और ये टेस्ट है किस चीज़ का, कोबाल्ट की प्रेजेंस का। ये कोबाल्ट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, कोबाल्ट टेस्ट। तो ये कोबाल्ट की प्रेजेंस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि कोबाल्ट +2 इंडिकेट करता है ब्लू कलर को। तो ये कब दे रहा है, जब वाइट बोरेक्स से हम लोग ट्रीट कराते हैं तो बोरिक एनहाइड्राइड जो है और उसके बाद में सोडियम मेटाबोरेट, जो मेटाबोरेट है वो कंबाइन करके कोबाल्ट का ऑक्साइड बनाता है, तो जिसको जो इंडिकेट करता है कोबाल्ट की प्रेजेंस को। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इस टेस्ट के कलर के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि कोबाल्ट क्या कलर देता है, तो ब्लू कलर देता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे।
अगर हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं H3BO3 पर। ये क्या है? बोरिक एसिड है, क्रिस्टलाइन वाइट होता है ये। अगर हम इसको बनाते कहते हैं, अगर हम लोग इसकी प्रिपरेशन की बात करें, अगर हम लोग बोरिक एसिड की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम लोग बोरेक्स ले सकते हैं, Na2B4O7 ले सकते हैं। ये कैसे आया होगा? Na2B4O7 10H2O से हीट करके वाटर निकल गए होंगे और Na2B4O7 बचा, जिसको हम लोग जब HCl में डालते हैं एक्वस मीडियम में, तो हम लोग देखते हैं कि NaCl बनता है और BOH का होल थ्राइज बनता है। ये BOH का होल थ्राइज ही जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाता है, कूलिंग में जाता है तो क्रिस्टल फॉर्म में जाता है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या बनाता है, आप उसकी ज्योमेट्री भी देख लीजिएगा कि BOH, तो चूंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं तो ये बेंट शेप, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर पे ये बेंट शेप शो करेगा। इसी तरह से अदर वाले भी बेंट शेप शो करते हैं इस तरह से। अगर दूसरा एक मॉलिक्यूल है बोरॉन का, वो इस तरह से क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्जर्व किए जाते हैं इस तरह से, और इसमें ये BOH इस तरह से लगा रहता है। तो इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरह से जुड़े रहते हैं और ये कैविटी बन जाती है, कैविटी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर इनका देखा जाता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। ये बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में। इसीलिए इस कैविटी की सीट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये स्लिपरी होता है नेचर में। इसीलिए हम लोग जो कैरम खेलते हैं गेम में यूजली यूज किया जाता है, इसी को पाउडर फॉर्म में, वाइट फॉर्म में ये आता है, इस तरह से यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ BOH का होल थ्राइज के बारे में। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा कि OH निगेटिव को अपने पास कोऑर्डिनेशन के रूप में ले सकता है और ये बना देगा BOH का होल 4 1 निगेटिव। तो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन देखते हैं कि BOH का होल थ्राइज को जो हम लोग वाटर में डालते हैं, तो ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके BOH का होल 4 1 निगेटिव बनाता है और H3O प्लस देता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, बोरिक एसिड पानी में जाने पर एसिडिक मीडियम, एसिड शो कर रहा है, एसिड फॉर्मेशन कर रहा है, एसिड बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये नेचर में एसिडिक है, लेकिन ये किस प्रकार का एसिड है, ये खुद प्रोटॉन नहीं देता, ये वाटर से प्रोटॉन निकलवा लेता है। किस तरह से? क्योंकि वाटर के OH निगेटिव को ये अपने P ब्लॉक में, P ऑर्बिटल में ले लेता है और H प्लस को रिलीज करवा लेता है। इसीलिए इसको कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक, मोनो का मतलब है कि एक OH निगेटिव को अपने अंदर ले रहा है और इसी तरह से ये बना रहा है BOH का होल 4 निगेटिव। लेकिन वहीं पे ये OH कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। अगर ये वाटर से आ रहा है तो H प्लस रिलीज हो रहा है, तो ये किसी दूसरे का H प्लस रिलीज करवाता है। इसीलिए ये एसिड है लेकिन एक OH को लेता है, इसलिए मोनोबेसिक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसको भी क्लियरली और देख लीजिएगा। ये NCERT में आपके मेंशन है। अगर हम लोग बात करते हैं H3BO3 को, अगर हम लोग हीट करें बोरिक एसिड को, तो हमें मिल जाता है HBO2 मेटाबोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड से हम लोगों को मिल जाता है मेटाबोरिक एसिड। अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमें फिर मिल जाएगा क्या, B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा। अगर हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि BOH की फॉर्म में अगर हम लोग लिख लेते हैं इसको, और हमें पता है कि बोरॉन पे 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं, तो ये 2 OH को स्टेबिलिटी नहीं कर पाएगा, तो इसके वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दीजिएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन ये करेगा ऑक्सीजन से, तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा।
तो यही है HBO2 मेटाबोरिक एसिड। अगर हम लोग बात करते हैं इसको फर्दर हीट करते हैं तो ये एक सिंगल OH है, वो भी आपस में बगल वाले एक और मॉलिक्यूल से मिलके वाटर को निकाल देता है, वाटर रिलीज होता है और फॉर्मेशन क्या करता है, फॉर्मेशन करता है B डबल बॉन्ड O O B डबल बॉन्ड O, ये क्या है B2O3, तो ये है बोरिक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है। देख लीजिएगा कि किस तरह से बोरिक एसिड को हीट करने पे मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक को हीट करने पे बोरिक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पे BF3 की रिएक्शन कराना चाहें LiAlH4 से, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। तो रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा अगर हम लोग कंट्रोल्ड फॉर्मेशन में लेते हैं, यानी कि सिर्फ 4 मॉलिक्यूल लेंगे तो कंट्रोल्ड लिमिटेड अमाउंट में अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या बनता है कि ये जो BH3 बनेगा, लेकिन BH3 स्टेबल नहीं होता तो ये चला जाता है B2S6 में, डाइमराइज हो जाता है, डाइबोरेन कहते हैं इसको, बनता फॉर्मेशन होता है। और बाई प्रोडक्ट में क्या आता है, LiF बनता है 3 मॉलिक्यूल और इसमें फिर मिलेगा AlF3, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो आप समझिएगा कि डाइबोरॉन की प्रिपरेशन का ये रिएक्शन है जब BF3 का यूज करते हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में कंट्रोल्ड अमाउंट में, तो B2S6 मिल जाता है, हमें डाइबोरेन मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पे, तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो BH4 निगेटिव है ये फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे BH3 है, अगर H निगेटिव को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो BH4 निगेटिव बनता है, तो ये हाईली रिड्यूसिंग है, ये H+ को रिलीज करेगा इस तरह से और न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग रिएक्शन देखिएगा कि NaBH4 निगेटिव, ये क्या है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट है। अगर इसको रिएक्शन कराते हैं आयोडीन के साथ में, आयोडीन अपनी 0 स्टेट में है, तो ये नॉर्मली चला जाता है BH3 में, अपना एक H निगेटिव छोड़ देता है और ये डाइमराइज हो जाएगा, तो ये पहुंचेगा B2S6 में फाइनली। और जो सोडियम है वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा I को, तो ये चला गया प्लस में और ये आ गया माइनस में। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आयोडीन I0 से कहाँ चला जाता है, 1 में चला जाता है। तो ये इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसका मतलब NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है, रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और किसको दे रहा है, I को दे रहा है, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये भी डाइबोरेन की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, कभी कभी बाई प्रोडक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं आगे कि BF3 की अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्राइड से कंट्रोल्ड अमाउंट में अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं 450 पे हीट करते हैं अगर, तो ये डाइबोरेन हमें मिल जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि सबसे पहले BH3 बनता है जो बाद में डाइमर फॉर्मेशन में चला जाता है और NaF फॉर्मेशन करता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि डाइबोरोन है B2S6 है, वो कलरलेस है, कलरलेस हाई टॉक्सिक गैस है, इस चीज़ को समझिएगा, ये कलरलेस हाई टॉक्सिक गैस है। अगर अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन B2S6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग कुछ रिएक्शन को देखते हैं कि B2S6 को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बोरिक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो आप समझिएगा कि ये कब मिला था, जब बोरक्स को कम्प्लीटली फर्दर 3 स्टेप में हीट करने के बाद मिला है। इसका मतलब है कि ये सिंगल स्टेप में बर्निंग करने पर डाइबोरेन
डायरेक्ट हमको बोरिक एनहाइड्राइड देता है, इसका मतलब है हाईली हीट रिलीज करता है, हाईली स्टेबल है। तो डेल्टा H माइनस 1976 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है इसमें। तो इस तरह से ये हाईली स्टेबल है। इसीलिए डाई बोरेन को एनर्जी के सोर्स के रूप में भी यूज किया जाता है, एनर्जी सोर्स के रूप में भी यूज किया जाता है। अगर हम लोग बात कराते हैं डाई बोरेन की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में, तो वाटर के साथ में डाई बोरेन क्या करता है, इसको आप लोग थोड़ा डिटेल से देखिएगा। अभी डाई बोरेन के हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी थोड़ा सा लुक कीजिएगा। बनाना बॉन्डिंग इसका होता है। इस तरह से और वाटर का मॉलिक्यूल का अपना लोन पेयर है। अब आप समझिएगा, अगर बोरॉन को ऑलरेडी कहीं से लोन पेयर मिल रहा हो तो वो बनाना बॉन्डिंग में नहीं जाता और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले BH3 को कोऑर्डिनेट करता है वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, जो डाई बोरेन डाइमराइजेशन है BH3 का, उस डाइमराइजेशन को तोड़ देता है। और डाइमराइजेशन को सबसे पहले तोड़ने के बाद BH3 बनाता है। इसी तरह से 1 by 1 BH3 बनाएगा और यहाँ पे एक निगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से 1 by 1 वाटर मॉलिक्यूल बोरोन के पास आते हैं और सारे H निगेटिव में वो रिलीज हो जाते हैं हाइड्रोजन। और फाइनली जो कंपाउंड बनता है वो बनता है OH का होल थ्राइज और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब हम लोग पानी के साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी हम लोग अगर बात करते हैं B2S6 की NMe3 से, अगर हम लोग NMe3 से बात कराते हैं तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इस डाई बोरेन को देगा और इसके डाइमराइजेशन को तोड़ देगा। तो BH3 और ये कोऑर्डिनेट करेगा NMe3। इस तरह का एडक्ट फॉर्मेशन होता है, इस तरह का एडक्ट फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं BH3.NMe3 इस तरह से। तो ये एडक्ट फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पे B2S6 की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, तो भी एडक्ट फॉर्मेशन होता है, डाइमरेशन टूटता है डाई बोरेन का और BH3.CO बनता है। इस चीज़ को समझिएगा, सिंबलाइज हम लोग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ में ये एडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं B2S6 की अमोनिया के साथ में, तो आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग पीछे भी इसकी रिएक्शन कर चुके हैं डाई बोरेन की अमोनिया के साथ में। तो जो अमोनिया के साथ में हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो अगर हम लोग एक्सेस में लेते हैं 6 अमोनिया मॉलिक्यूल अगर हम लोग लेते हैं तो 2BH6 2NH3 इस तरह का एडक्ट फॉर्मेशन होता है। और जो एक्वस मीडियम में अगर हम इसको ले जाएंगे तो ये जो एक्वस मीडियम जब इसका चेंज होता है तो ये किस तरह की फॉर्म में मिलता है, BH2NH3 का होल ट्वाइज प्लस BH4 निगेटिव। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी जो दो हैं, एक तरफ तो ये NH3 मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरी तरफ ये H निगेटिव को एक्सेप्ट कर रहा है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। जब इसको हम लोग फर्दर हीट कर देते हैं तो फर्दर हीट करने पे B3N3H6 टाइप का मॉलिक्यूल बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है लार्ज अमाउंट में। तो B3N3H6 टाइप का जो मॉलिक्यूल है इसी को हम लोग कहते हैं बोराजीन। इसको फेमस नेम है, ये जाना जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से, इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से। तो बोराजीन की प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन आती है कभी कभी, तो आप देख लीजिएगा B2S6 डाई बोरेन को जो हम लोग एक्सेस अमोनिया के साथ में लेते हैं तो एडक्ट फॉर्मेशन सबसे पहले करता है। एडक्ट फॉर्मेशन को जो हम लोग फर्दर एक्वस मीडियम में ले जाते हैं और हीट करते हैं तो ये आयनिक फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है कॉम्प्लेक्स के रूप में। एक तरफ तो बोरॉन जो है H निगेटिव को एक्सेप्ट कर रहा होता है, दूसरी तरफ अमोनिया के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होता है। जब हम उसको फर्दर हीट करते हैं तो B3N3H6 यानी बोराजीन टाइप का कंपाउंड बनता है, जिससे
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले समझिएगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का और स्टेबिलिटी गेन करता है। लेकिन ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, तो ये होमोजीनियस है, एरोमेटिक है। अगर हम बात करते हैं यहीं पे, अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक में पूछा जाता है डाइबोरॉन बोराजीन का स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन हम लोग बना सकते हैं, बोरॉन, 2 नाइट्रोजन इधर रखिएगा, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन। अब आपको सिर्फ बैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो बोरॉन डबल बॉन्ड अगर आप एक यहाँ बनाते हैं, एक ये हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड यहाँ है, तो बोरॉन पे कितने 4 सिग्मा हो गए, Cn कितना हो गया 4 हो गया। तो इस पे क्या आएगा, एक निगेटिव आ जाएगा। नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डबल बॉन्ड अमोनिया का, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो टोटल इस पे कितने 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा है, 4 Cn है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इस पर क्या प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये अपने एक लोन पेयर से क्या कर रहा होगा, कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। और ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसी तरह से हम लोग इसको फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये लाइक बेंजीन है, ये लाइक बेंजीन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाता हूँ, C अल्टरनेट डबल बॉन्ड। इस तरह से आप देखिएगा, इसीलिए इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो आप इस पर बस चार्जेस को ध्यान रखिएगा कि चार्जेस लगाना बहुत ज़रूरी है इस तरह से। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं डाइबोरॉन की। डाइबोरॉन की अगर हम बात करते हैं डाइबोरॉन की, तो ये अपना हो गया B2S6 ये स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं तो ये वेरी स्पेशल केस इसका स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री होता है बनाना बॉन्डिंग टाइप का इसको बोला जाता है। क्योंकि ये देखिएगा कि बोरॉन के 3 हाइड्रोजन इस तरह से, दूसरे बोरॉन के 3 हाइड्रोजन इस तरह से। तो जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई डाइबोरॉन का किया गया, तब ये ऑब्जर्व किया गया कि जो BH की बॉन्ड लेंथ है, जो ये बॉन्ड लेंथ है, आप इसको बॉन्ड लेंथ हम कैसे बोल रहे हैं, B1 B2 मान लीजिए। B1 बोलना कंफ्यूज करेगा आपको। मैं लिखता हूँ बॉन्ड लेंथ 1, बॉन्ड लेंथ 1, और यहाँ लिखता हूँ बॉन्ड लेंथ 2। तो जो ऑब्जर्वेशन देखी जाती है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में, तो वो ऑब्जर्वेशन ये देखी जाती है कि 2 तरह के 2 टाइप्स सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। BH बॉन्ड दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, 3 BH बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी सेम है, और जो बचे हुए 2 BH बॉन्ड हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लो है। फ्रीक्वेंसी लो है यानी कि बॉन्ड लेंथ अधिक है, यानी कि जो ये BH बॉन्ड है ये बॉन्ड बड़ा है, बिगर है, इसकी बात करते हैं। तो ये तीनों नॉर्मल हैं, ये वाले तीनों नॉर्मल हैं, और इसको हम लोग ए से सिम्बलाइज करें, इसको हम लोग B से सिम्बलाइज करें ए। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन मिलती है। और ये हाइड्रोजन को इसीलिए फिर डिसाइड किया गया कि एक बनाना बॉन्डिंग के रूप में रहेगा। तो इसीलिए इसकी ज्योमेट्री हाइड्रोजन जो है कभी अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास में, वो इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी, इसलिए बनाना बॉन्डिंग टाइप का ऑब्जर्व किया जाता है। और हाइड्रोजन फ्लक्चुएशन इसको कहते हैं फ्लक्सनल बॉन्ड, फ्लक्सनल बॉन्ड है BHB बॉन्ड। ये कितने बॉन्ड हैं, 2 BHB बॉन्ड हैं, इसको कहते हैं ब्रिज बॉन्ड है। ये इसका दूसरा नाम भी है, क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। कितने हैं, 2, ये पूछता है
दो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि कितने हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो उसकी संख्या है 4। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो 4 इसमें कितने हैं, 4 सेंटर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं। बाकी 1 2 3 सेंटर BHB 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर है डाई बोरॉन का। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बोरॉन के बारे में सीखा है। डाई बोरॉन की नेम रिएक्शंस को हम लोग आगे, कुछ रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शन, उनके बारे में आगे डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मैं आपको वहाँ पे PDF अवेलेबल करा सकूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।